दोस्तों, आज की कहानी है मूर्ख कहीं का गधा बिल्कुल पागल हो गया है। मनोज ने नाराजगी भरे सुर में जोर से कहा। मीना चौंक उठी। तुम किसके बारे में बोल रहे हो? मामला क्या है? अशोक, मनोज ने अपने छोटे भाई का नाम लेते हुए कहा। उसने मेरे खिलाफ अदालत में केस दर्ज किया है। अदालत में केस? मीना ने आश्चर्यजनक आवाज में पूछा। कैसा केस? तुमने क्या जुर्म किया है? अशोक ने शिकायत में लिखा है कि हमारे पिता ने उसे और मुझे वसीयत में यह 2 मंजिला मकान सौंपा था। दोनों को आधा आधा मकान। उसने लिखा है कि दोनों हिस्सों का एरिया बराबर है, पर निचले हिस्से में जहां हम रहते हैं उसका मूल्य अधिक है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का मूल्य हमेशा अधिक होता है। वह यह भी मानता है कि हम पिताजी की मौत के पहले से उनके साथ ग्राउंड फ्लोर में रह रहे थे, पर उनके मरने के बाद भी ग्राउंड पर रहकर मैंने अपने घर के 50% से ज़्यादा एरिया पर हक जमाया है, इसलिए मुझे उसकी पूर्ति उसे देनी पड़ेगी। यह रकम, जिसका हिसाब उसने 2 लाख रुपए सालाना बताया है, मुझे उसे पिछले 3 साल यानी पिताजी की मौत के दिन से देनी होगी, ब्याज के साथ, और भविष्य में हर साल इसी हिसाब से 2 लाख रुपए देने होंगे। पर वह ऐसा कैसे कर सकता है? मीना ने पूछा। आपके पिताजी की मौत के बाद से ऊपरी मंजिला का किराया अशोक लेता रहा है, तो उसको तो काफी पैसे मिलते हैं। हमने अपना हिसाब तो किराए पर कभी नहीं दिया। हमें तो किसी तरह का फायदा मिला नहीं। ऊपर से अशोक ने तो कभी नहीं कहा कि वह नीचे रहना चाहता है। वह आप पर अचानक केस कैसे कर सकता है? अदालत को यह केस मंजूर ही नहीं होनी चाहिए। अफसोस तो इसी बात की है, मनोज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। अदालत ने उसका केस स्वीकार कर लिया है और मुझे कोर्ट में 3 हफ्ते बाद हाजिर होने का आदेश भेजा है। मैं जानता हूँ कि वह यह क्यों कर रहा है, मनोज ने जवाब दिया। अशोक बचपन से लालची और स्वार्थी किस्म का इंसान है। जब भी हम दोनों को खिलौने या चॉकलेट मिलते थे तो वह अपने हिस्से से ज़्यादा लेने की कोशिश करता था। वह बड़ा हुआ तो उसके जीवन का एक ही मकसद था कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाए, चाहे किसी भी तरीके से। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे झूठ बोलना हो या धोखाधड़ी का सहारा लेना पड़े। पर इस केस के बारे में मैं चिंतित हूँ। मैं एक अच्छा वकील ढूंढता हूँ जो मेरी तरफ से केस लड़ेगा। मुझे पक्का यकीन है कि हम केस जीत जाएंगे, पर मैं सोच रहा हूँ कि हमारे परिवार की काफ़ी बदनामी होगी जब हमारे रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को पता चलेगा कि हम 2 भाई एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं। पिताजी कितने बड़े बड़े लोगों से मेलजोल रखते थे और उनको लोग खूब सम्मान देते थे। अब उनका नाम मिट्टी में मिल जाएगा। पर अशोक ने आप पर इस समय क्यों मुकदमा चलाया है? मीना ने पूछा। इसलिए क्योंकि उसने शायद सुन लिया होगा कि तुम्हें हाल ही में तुम्हारी माँ के देहांत के बाद उनकी वसीयत के मुताबिक 5 लाख रुपए मिले हैं। मनोज ने जवाब दिया। अशोक हमेशा मुझसे जलता था क्योंकि मेरी आमदनी उसकी आमदनी से हमेशा दोगुनी रही है, जिसकी वजह से हम कई चीजें कर सके जो वह नहीं कर सकता था, जैसे हमारी हाल ही में की गई सिंगापुर की सैर। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी माँ की तरफ से तुम्हें पैसे मिलने की बात सुनकर उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। अब उसका लक्ष्य हमसे पैसा ऐंठने हो गया है।
उसने कितना नीच किस्म की हरकत की है। मीना बोली, उसे शर्म भी नहीं आती है, अपने ही बड़े भाई पर मुकदमा कर डाला, वह भी बेवजह। सुनील उनका 17 साल का बेटा था। दोनों तरफ के वकील उसे खींचते रहे, कभी स्थगन ले लेते, कभी बेमतलबी बहस में लगे रहते। कोर्ट में इसी तरह के सैकड़ों मुकदमे 7 साल चल रहे थे। 3 से 4 महीने के बाद सुनवाई की बारी आती थी, पर नतीजा कुछ नहीं निकलता था। इसी तरह 7 साल बीत गए, पर मुकदमे का अंत नजर नहीं आ रहा था। सुनील ने इस दौरान IIT से डिग्री हासिल की, जिसके बाद उसे उसी शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। मनोज और मीना उसकी शादी के बारे में सोचने लगे। समय के साथ साथ अशोक और भी उत्तेजित होता गया। उसकी विफलता उसे अंदर ही अंदर खाने लगी। उसकी अपने बड़े भाई से लाखों रुपए ऐंठने की योजना पूरी तरह नाकाम हुई जा रही थी। एक तरफ वकील का खर्चा, दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई। उसकी हालत काफी नाजुक हो गई थी। दिन रात एक ही बात सोचता कि वह मुकदमा कैसे जीते। अशोक की एक लड़की थी जिसका नाम सुमन था। सुमन मॉडर्न किस्म की लड़की थी, कॉलेज में पढ़ती थी। उसे देर रात तक पार्टी में जाने, शराब पीने और लड़कों के साथ घूमने की आदत थी। माँ बाप का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। एक शाम जब वह एक पार्टी में नाच रही थी, कुछ लड़कों ने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। सुमन के साथ उसके कॉलेज के जो लड़के थे, उन लड़कों से भिड़ गए। काफी हाथापाई हुई। सुमन को भी चोट लगी। सुमन जब घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर अशोक और उसकी पत्नी काफी घबरा गए। अशोक ने उसी समय उसको अस्पताल ले जाने के लिए कार निकाली, पर फिर वह सोच में पड़ गया। वह जानता था कि अस्पताल का डॉक्टर जरूर पूछेगा कि चोट कैसे लगी। अगर सुमन ने सच बता दिया कि मारपीट की वजह से चोट लगी तो शायद डॉक्टर उसे पुलिस केस बना दे। फिर अचानक अशोक को एक तकरीब सूझी, एक ऐसी तकरीब जिससे वह मनोज से कई लाख रुपए उगलवा सकता था। उसने सुमन से कहा, बेटा, जब डॉक्टर साहब तुम्हें पूछेंगे कि तुम्हें चोट कैसे लगी, तुम बता देना कि हमारे घर के सामने मैं सड़क पार कर रही थी कि एक तेज रफ्तार वाली मोटरसाइकिल ने मुझे टक्कर मारी। मोटरसाइकिल चालक रुका नहीं, वहां से भाग गया। डॉक्टर जरूर पुलिस को बुलाएगा। FIR लिखवाने जब पुलिस आएगी, तुम उनको बताना कि तुमने मोटरसाइकिल का नंबर देखा था, पर क्योंकि हादसे के कारण तुम्हें काफी झटका लगा है, इस कारण तुम उसे भूल गई हो। याद आते ही तुम पुलिस को सूचित कर दोगी। यह बयान देते समय तुम बिल्कुल हिचकिचाना मत। वैसे मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। सुमन ने पुलिस को वैसे ही बयान दिया जैसे उसके पिता अशोक ने बताया था। केस का मामला दर्ज हुआ और उसमें साफ लिखा था कि सुमन ने उस टक्कर मारने वाली मोटरसाइकिल का नंबर देख तो लिया था, पर सदमे की वजह से वह उसे याद नहीं। अगले दिन सुबह FIR की कॉपी लेकर अशोक मनोज के घर गया। उसने मनोज को FIR दिखाई और धमकी दी कि अगर 7 दिन के अंदर मनोज ने उसे 5 लाख रुपए नहीं दिए तो सुमन पुलिस को बता देगी कि दोषी मोटरसाइकिल का नंबर उसे याद आ गया और वह पुलिस को सुनील की मोटरसाइकिल का नंबर दे देगी। यह कहकर मनोज को दुविधा में डालकर अशोक वहां से मन ही मन मुस्कुराता हुआ चला गया। मनोज
जानता था कि अगर सुनील पर मुकदमा चला तो शायद उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। मनोज ने सुनील को बुलाकर उससे पूछा कि पिछली रात तकरीबन 10 बजे, जो कि एफआईआर के मुताबिक हादसे का समय था, तुम कहाँ था? सुनील ने बताया कि पिछली रात वह कुछ दोस्तों के साथ एक मॉल में रात का शो देखने गया था। मनोज जानता था कि सुनील सच बोल रहा है और अगर उस पर मुकदमा चला तो उसके दोस्त उसकी तरफदारी में गवाही जरूर देंगे, पर फिर भी बदनामी तो होगी। मनोज मुकदमा दर्ज होने से पहले ही मामले को समाप्त करवाना चाहता था, पर अशोक को पैसे देकर नहीं। मनोज अपनी समस्या लेकर अपने वकील के पास गया। उसके वकील ने मामले पर थोड़ी देर विचार किया और फिर हल सोच लिया। वह कोर्ट गया और वहां से एक आदेश पत्र हासिल किया। आदेश पत्र लेकर वह पुलिस अफसर सुनील और मनोज के साथ उस मॉल में गया जहां सुनील ने हादसे की रात को फिल्म देखी थी। उन्होंने आदेश पत्र दिखाकर मॉल के सारे सीसीटीवी कैमरे की उस रात की रिकॉर्डिंग की छानबीन की। रिकॉर्डिंग से साफ पता चलता था कि सुनील रात के 8:22 पर मॉल की पार्किंग में घुसा था। अपनी मोटरसाइकिल के साथ 5 मिनट बाद उसने मॉल में प्रवेश किया। फिर 11:15 बजे तक ना सुनील न उसकी मोटरसाइकिल मॉल से निकले। सुनील 12:10 पर मॉल से निकला और 4 मिनट के बाद मोटरसाइकिल पर मॉल की पार्किंग से बाहर गया। इससे साफ जाहिर होता था कि सुमन के साथ हादसे के कथित समय पर सुनील मॉल के अंदर था। मनोज के वकील ने इस बात की एफिडेविट अगले दिन कोर्ट में दर्ज करा दी। 2 दिन बाद मनोज एफिडेविट की कॉपी लेकर अशोक के घर गया। वहां उसने अशोक और उसकी पत्नी व उनकी बेटी के सामने एफिडेविट की कॉपी दिखाई और चेतावनी दी कि अगर सुमन ने पुलिस को झूठी गवाही दी तो वह जेल जा सकती है। सुमन और उसकी मां हक्की बक्की रह गई। उनको अशोक की इस घटिया योजना के बारे में बिल्कुल खबर नहीं थी। 10 दिन बाद अशोक के मुकदमे की अगली सुनवाई हुई। जज ने दोनों भाइयों को अपने चैम्बर में बुलाया। वहां उन्होंने दोनों को सलाह दी कि वे अपना समय व पैसा और कोर्ट का समय बर्बाद करना छोड़ दें, आपस में समझौता कर ले। जज ने यह भी कहा कि झगड़े को सुलझाने का सबसे आसान तरीका था घर को बेच देना और मिली हुई कीमत को आधा आधा बांट लेना। अशोक, जिसे अपनी बीवी और बेटी के सामने काफी शर्मिंदा होना पड़ा था, जिसके अपने भाई से पैसे ऐंठने के सपने चूर चूर हो चुके थे और सच्चाई के आगे घुटने टेक दिए,